नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट ये 2 दिन जो मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है इसके बारे में। थर्सडे मार्केट रेड रहा और मुझे लगता है थर्सडे ओवरऑल पूरा ही मार्केट ग्लोबली रेड रहा। चाहे आप यूएस की मार्केट की बात करें, चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, चाहे एशियन मार्केट की बात करें। भारतीय मार्केट भी रेड रहा। क्या कारण रही, क्या-क्या वजह रही, इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज काफ़ी हम लोग थोड़ी लेंथी वीडियो बनाएँगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मार्केट रेड क्यों रहा। तीसरी और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम लोग इस समय जो मिडल ईस्ट में सरगर्मियाँ चल रही हैं, जो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल विस्तार में, कि किस तरीके से वो चल रहा है, उसको भारत का उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारी बनने वाली है। तो मुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको लाइक एंड शेयर करें और जो वीडियो में नए हैं, वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है? और लास्ट में बने रहें क्योंकि एंड में हम भारतीय मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ भी बताएँगे आपको। तो एंड तक जुड़े रहें वीडियो से। शुरुआत करते हैं हम लोग थर्सडे की मार्केट से। थर्सडे का मार्केट जो रेड रहा, देखिए थर्सडे का क्या था एक्चुअली। थर्सडे में एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। आपने सुना होगा कि चाइना और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली थी। जी, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो अमेरिका ने 3 महीने का जो एक्सटेंशन दिया था डील को लेके, उसका समय लगभग पूरा होने वाला है। 9 जुलाई को वो समय पूरा होने वाला है। तो इसी को लेके आपने देखा होगा काफ़ी समय से जो एलन मस्क में और ट्रम्प में विवाद चल रहा था, वो इसी चीज़ को लेके चल रहा था। कहीं न कहीं एलन मस्क दबाव बना रहे थे ट्रम्प के ऊपर कि कैसे करके भी ये डील सेटल की जाए और चाइना से वो संबंध बनाए जाएँ जिसकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो वादे चुनाव के समय ट्रम्प ने एलन मस्क से किए थे ग्रीनलैंड को लेके, वो उसके बिना चाइना के सपोर्ट के पूरे नहीं हो पा रहे थे। कहीं न कहीं उसके बगैर वो सारा प्रोजेक्ट उसका अधूरा था। भई, आपको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है सब चाइना से अधिकतर वहाँ से आता है और इसको प्रोडक्शन करने में भी 90% रोल चाइना का है। अब जब चाइना से ही संबंध खराब होंगे तो उनकी जो स्पेसएक्स है या उनका जो भी ईवी का सेक्टर है वो सारा खराब है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह रही और मुझे लगता है शायद मार्केट ने उस दिन रेड रिस्पॉन्स लिया क्योंकि ट्रेड डील तो हुई चाइना की अमेरिका की, लेकिन जिस रूप में वो होनी चाहिए थी, जो रिजल्ट उसका आउटकम आना चाहिए था वो नहीं आया, मुझे ऐसा तो लगता है। संजीव जी अगर देखा जाए तो मार्केट जो है फ्राइडे को भी काफ़ी गिरा है हाँ, और फ्राइडे को करके गिरा ही क्या गैप डाउन ही खुला है गैप और डाउन ही खुला है। मार्केट एक जो है स्पेसिफिक रेंज के ऊपर जा नहीं पाया। हुँ। तो क्या इसकी वजह मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रही है या चाइना अमेरिका ट्रेड डील रही है? देखिए, थर्सडे को जो मार्केट गिरा उसकी वजह तो थी चाइना और अमेरिका ट्रेड डील। लेकिन फ्राइडे को जो मार्केट गिरा है, क्योंकि अब वो थर्सडे को डील सेटल हो गई। अब जो भी रिस्पॉन्स आया, जो भी आउटकम आया उससे उसे मार्केट ने देख लिया, ठीक है? उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो फ्राइडे को जो रिज़ल्ट आया है, फ्राइडे को जो मार्केट गैप डाउन खुली है, वो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो ईरान और इज़राइल के युद्ध से पड़ा है। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इज़राइल जो है वो बिल्कुल भी इस लेवल पे पहुँच गया है कि वो किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। नहीं, इजराइल देखा जाए तो वो चलो उसने ईरान पे हमला परमाणु हुँ, बम को लेकर कर दिया। गजा पर हमला उनने आतंकवादी हमलों को लेकर कर हुँ। दिया। तो क्या इजराइल की एक विस्तारवादी नीति के रूप में इसे देखा जाए कि इजराइल जो अपना विस्तार करने के हिसाब से जो है ये सब चीजें रणनीति अपना रहा है या वाकई में ये सारे देश उसे अकेले देश को मिलकर परेशान कर रहे हैं? देखिए, ख़ैर ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ़ा ही कोई बात होती है। जी। कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनका अपना भी कुछ स्वार्थ है। जैसे रूस का है यूक्रेन को लेके, जो ग्रीनलैंड को लेके हम्म। जिस जगह पे जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उस पे वो कब्ज़ा चाहते भाई हैं। पिछले कुछ हाँ। दिनों से देखा जाए तो तमाम मुद्दों को लेकर के कभी इजराइल ने गजा पर हमला कर हुँ। दिया, गजा ने इजराइल पर हमला कर दिया, इस तरह की बातें जो है आ रही हैं, न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो क्या सारे देश मिलकर इजराइल को परेशान करने के चक्कर में लगे पड़े हैं या इजराइल जो है सबको अपने स्वार्थ के लिए परेशान करने में लगा पड़ा है? देखिए, दोनों ही वजह हैं। इसकी वजह दोनों ही हैं। थोड़ा-सा उनका निजी स्वार्थ भी है और थोड़ा-सा उनको भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए वो अभी तैयारी कर जी, रहे हैं। देखिए, जैसे भारत के साथ होता है ना कि भारत को कहीं न कहीं परमाणु हमले की धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है। जी, जी। लेकिन क्योंकि अब वो परमाणु संपन्न देश है तो भारत कुछ नहीं कर सकता। है ना? भई, हम अभी जैसा अभी हम भारत के साथ जो युद्ध हुआ उसमें छोटा-मोटा जो भी कुछ हुआ उसमें अगर हम आगे बढ़ जाते,
जैसे हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमले किए उनके, हुँ, उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा, ठीक है? अब जैसे हमारे देश ने वो युद्ध रोक दिया या उससे पीछे हट गए या जो भी समझौता हुआ, जैसा भी लोग सोचते हैं उसके बारे में, मुझे लगता है शायद वो कहीं काफ़ी हद तक सही फैसला था। क्यों फैसला सही था? क्योंकि या तो फिर जब आर-पार की लड़ाई होती है तो फिर दोनों ही देशों को नुकसान होता है। भाई वो भी परमाणु संपन्न देश है, माना कि उसको ज़्यादा नुकसान होता है लेकिन कहते हैं खोने के लिए उसके पास ज़्यादा होता है जिसके पास सब कुछ होता है। तो अभी जैसे न्यूज़ चल रही है कि इज़राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर हमला करा है। हुँ। तो वो छोटा-मोटा हमला तो है नहीं। भई किसी देश का सेना प्रमुख का मारा जाना भई बहुत उसके बड़ी बात होती सारे है। सीडीएस उसका जो जो मेन सीडीएस भई है वो तो सेना प्रमुख हाँ, का मारा जाना बहुत बड़ी बिल्कुल, बात होती है कि सेना प्रमुख बहुत बड़ी आपने बात मार है। दिया तो किसी भी राजा का सेनापति मार दिया आपने। कमाल की बात देखिए तो आप नमित जी एक मैं बात रोकना चाहूँ, उसने 6 परमाणु वैज्ञानिक भी मार दिए, जो परमाणु बनाने में जो मेन जी, रोल जी। जिनका था, वो 6 के 6 वैज्ञानिक मार दिए। सोचिए कितनी सटीक उसकी योजना है, कितनी सटीक वो तो जानकारी है ख़ैर उसको। इज़राइल परमाणु वैज्ञानिक को तो पहले से ही मारता है। उसने हुँ, ज आपने देखा होगा एक बार उसने रिमोट से मारा था। एक बार उसने कार पे मैग्नेटिक बम लगा के मारा था। हुँ, तो वो तो पहले से ही करता है। वो मतलब किसी भी हाल में जो वो परमाणु बम बनाने देना नहीं चाहता। हुँ। और जबकि उसके पास खुद हैं। भई तो उसपे क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि तानाशाही वाली बात है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, जब तक हमारे ऊपर नहीं आता है तब तक हमें ऐसा लगता है ना? हो सकता है वहाँ परिस्थिति कुछ और हो, ठीक है? क्योंकि इज़राइल मैं बताऊँ आपको, बहुत छोटा-सा देश है। हाँ, बहुत छोटा है, अपने अगर एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। स्टेट हमारा स्टेट उसके कोई भी स्टेट हमारा उससे छोटा नहीं है। हुँ। गोवा भले ही हो, गोवा की जनसंख्या कितनी होगी लगभग? वो अगर उसकी आबादी देखा जाए तो जो है 90-95 लाख है। 1 करोड़ उसने क्रॉस 1 करोड़ मान लीजिए उसे मोटा-मोटा। 90-95 लाख इतनी हमारी मुंबई की आबादी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे शहरों की आबादी इतनी है बताइए, 90 लाख, 95 लाख मतलब बड़े-बड़े शहर की अगर ले लो आप जो हैं, जैसे धारावी जैसी जगह जहाँ आती है, वहाँ देखो कितनी हुँ। डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे हमारे यहाँ। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो इज़राइल का नाम हो और पीछे से हमला कोई और करता हो? नहीं, अमेरिका का मुझे पूरा सपोर्ट लगता है इसमें। देखिए, अमेरिका बिल्कुल खुल के आया है और अमेरिका की मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेरिका ने कहा आज का स्टेटमेंट जो कल आपने ट्रम्प का हुँ। स्टेटमेंट सुना होगा कि जो बहादुर बन रहे थे, वो मारे गए। मतलब जो बहादुर बन रहे थे, वो मारे गए। इसका मतलब समझ लो आप उसकी छोटी-सी लाइन कही ट्रम्प ने लेकिन बहुत बड़ी बात कही उसने। क्योंकि क्या हुआ था, परमाणु हमले को लेके जो इसमें वार्ता हुई थी ट्रम्प ने करवाई थी, जी। जिसमें बात हुई थी, उसमें जो इनके जो भी कोई थे सेना प्रमुख थे या इनके जो भी इनके कट्टरपंथी वो हैं, इनके गुरु हैं, चाहे जो भी कुछ हैं, उन्होंने एक तरीके से ट्रम्प की बात को अवॉइड कर दिया बिल्कुल। नेगलेक्ट कर दिया था कि हम आपकी हाँ। बात नहीं मानेंगे और हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। यही कहा था उन लोगों ने। तो उसके बाद ही जब ये विरोध करने के बाद ही ये सारे मारे गए। वो सारे लोग मारे गए हैं। तो ट्रम्प ने उसका ट्वीट भी किया है, बयान भी दिया जी, जी। कि जो-जो बहादुर थे वो मारे गए। अब क्या दिक्कत है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और अमेरिका चाहता है कि ईरान खत्म हो। क्योंकि मैं बताऊँ उसकी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ईरान की बात, भारत का ईरान से कोई खास व्यापार नहीं है, ठीक जी। है? ईरान का जो मेन प्रोडक्शन है वो ऑयल का है, सबसे ज़्यादा। उस ऑयल प्रोडक्शन में 90% हिस्सेदारी जो है वो चाइना की है। ये आपको पता होगा, है नहीं? 90% हिस्सेदारी जो है चाइना की है। अब ईरान किसको तेल दे रहा है? चाइना को। चाइना किसको पैसे दे रहा है? ईरान को। दोनों आपस में बॉन्डिंग अच्छी है उनकी दोनों की। जिससे चाइना की बॉन्डिंग अच्छी है, उससे हमेशा अमेरिका के संबंध खराब होंगे, बिल्कुल। है नहीं? भाई जब-जब देखो भारत चाइना की तरफ बढ़ता है, तो भी वो कोशिश ईरान करता है। की बॉन्डिंग खाली चाइना के साथ ही नहीं है, जो है वो रसिया के साथ भी बहुत अच्छी है। हुँ। रसिया का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका रसिया के भी खिलाफ है? हाँ। और इस वाले उसमें अगर देखने को मिलेगा कि आपको जो है रसिया खुलकर साथ देगा। हुँ, हुँ। तो ये लड़ाई उल्टी भी पड़ सकती है इन लोगों लेकिन में। मैं एक चीज़ बताऊँ कि मुझे ऐसा लगता है इज़राइल ने क्योंकि जो हुँ। वहाँ के नेतान्यू हैं, उन्होंने रूस से भी बात करी है। हाँ, तो बात करिए उनसे, बात तो करते नहीं, ही नहीं, हैं आपस में। वो ठीक है, लेकिन जैसे मतलब उनका विरोध नहीं है। जैसे मान जी। लो हमने भी सुना था कि रूस का जो है वो ईरान को सपोर्ट रहता है हुँ। और अमेरिका का जो है वो इज़राइल को सपोर्ट है। ठीक है? पहले अमेरिका का भी खुला सपोर्ट जो है ईरान को रहता था। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि जो है अब सपोर्ट रूस का है, अमेरिका से कट्टर दुश्मनी हो गई है। मैं यही यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं देखिए बस टाइम बदलता है तो जो है अमेरिका जो है दोस्त बदल वो जाते हैं। सबसे पहले वो मैं उसको
मौका परस्त देश मानता हूँ जी, बहुत जी। ज़्यादा। हाँ, ये तो है ही। अमेरिका चुटकियों में अपने फैसले बदल लेता है। हाँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना देखता है। जी। जैसे बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं ग्लोबली, डब्ल्यूएचओ ले लो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब सॉरी हुँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है इनके यूएन। फैसले जो हैं वो जब तक अमेरिका के हित में रहते हैं, तब तक ये हर उस संधि से जुड़े रहते हैं, हर उस हाँ, फैसले से जुड़े रहते हैं। अभी हाल ही में आपने एक संधि कौन-सी मुझे याद नहीं आ रहा, जो ट्रम्प ने बनते ही उससे ग्रीन एनर्जी वाला प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी वाली, कार्बन हाँ, उत्सर्जन वाली। हाँ, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। उससे उसने कहा कि बाइडेन ने जो फैसला लिया मैं इससे अलग हूँ बिल्कुल। क्योंकि उन्हें अपना कच्चा तेल बेचना था। मैं यही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ। वो बिज़नेसमैन आदमी है। अमेरिका पहले से ही पूरा देश बिज़नेसमैन रहा है अमेरिका का कि हुँ। उनके जो भी प्रमुख रहे हैं, उन्होंने हमेशा अमेरिका के हितों के लिए कभी भी किसी रूल्स रेगुलेशन, कभी भी किसी बाउंडेशन, कभी किसी सैंक्शन को नहीं माना उन्होंने और दूसरों पे सैंक्शन लगाए हमेशा अपने लिए। हाँ, वो तो ज़रा-सा कोई उनके खिलाफ चला जाए, उनकी शर्त ना माने, तुरंत काट सा लगा देते हैं। भाई कभी वो ईरान के खास मित्र हुआ करते थे। बिल्कुल। आज वो ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं कि आप तेल नहीं देंगे किसी को, इ आपसे कोई तेल नहीं लेगा। ईरान पर तो उन्होंने इतने सैंक्शन लगा दिए कि वहाँ की करेंसी जो है सबसे नीचे चली गई है। देखिए अगर आप वजह ना देखोगे करेंसी किसी की तो हुँ, सबसे नीचे अगर किसी की करेंसी है तो आज की डेट में ईरान ईरान की की है। है। ईरान पे बहुत और मुझे जैसे बयान मैं ट्रम्प से सुन रहा हूँ ईरान को लेके, तो मुझे तो लग रहा है कहीं न कहीं सैन्य सपोर्ट भी दे रहे हैं उसको, इज़राइल को। इनका तो वो वाला हिसाब रहता है ना, पीछे से तो ये जो कंधे पे हाथ रखते हैं और हुँ, सामने कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ भी मैं मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। जबकि भारत ने काफ़ी मतलब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया है इस पे। भारत से जब बात हुई है, इज़राइल की भी बात हुई है, ईरान की भी बात हुई है, तो भारत ने अपना पक्ष ये रखा है कि इन सब चीज़ों से ग्लोबली बहुत ज़्यादा नुकसान देखो हो रहा है। हमें जो है अगर हम अपने हिसाब से देखें इन हुँ, सब चीज़ों को तो हमें ईरान की भी ज़रूरत है, बिल्कुल सही हमें बात है। इज़राइल की भी ज़रूरत हुँ, है और हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है। हुँ, हम बिना ईरान के भी नहीं रह सकते हैं और हुँ। हम बिना अमेरिका के भी नहीं रह सकते। नहीं, भारत ने क्योंकि अपना रुख इसलिए साफ कर हुँ। दिया है, मतलब भारत क्योंकि खुल के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ईरान से अपने यहाँ इम्पोर्ट हुँ, करते हैं और हमारे कई सारे पोर्ट भी हैं, जैसे चाबहार पोर्ट है, हुँ, उससे हमारा बहुत सारा बिज़नेस होता है, वो हुँ। ईरान में ही है। तो उसके थ्रू भी हमारी मित्रता खूब घनी बनी हुई नहीं, है जो। एक चीज़ ये है ना भारत वैसे भी भारत जो है अब इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हुँ। है ना? वो ये नहीं चाहता कि ग्लोबली किसी भी देश का झगड़ा हो क्योंकि देखिए, झगड़ा किसी भी देश का हो, नुकसान सभी को होता है। पूरी ग्लोबल मार्केट को नुकसान होता है। अब देखिए ना, अब हुँ। एशियन मार्केट भी रेड है, जापानीज़ मार्केट भी रेड है, यूएस वही मार्केट भी आपने रेड है। देखा होगा क्रूड ऑयल जो है 10 से 12% बढ़ा है। 7.5% की बढ़ोतरी हुई है एक दिन में 10 क्रूड से ऑयल में। 12%। अच्छा, हुँ। नहीं जो दो बंद हुआ है वो 7.5% पे हुआ 2 है। दिन में जो है अगर हाँ, तुम हाँ, ओवरऑल वैसे हाँ, देखो तो वैसे 10 से देखो 12% रेट जो नहीं उसके बढ़ गए हैं, तो अब आप देखो 10 से 12% क्रूड बढ़ना जो है शेयर मार्केट को कितना गिराएगा। नमित जी, एक दिन में 7.5% बढ़ जाना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। है, बहुत बड़ी बात होती है। 10% तक बढ़ा था, रुका वो जी, 7.5% पे। जी, जी। तो ये तो बहुत इससे महँगाई बढ़ेगी, महँगाई बढ़ेगी, ये तो मार्केट को 10% गिराएगा। गिराएगा भई ये और कल मार्केट कुछ गिरी है इंडेक्स आपने देखा? हाँ, सुबह आपने देखा बहुत लंबी-लंबी कैंडल खींची, वो तो दोपहर में आके थोड़ा-सा रिकवर हुआ है। निफ्टी सुबह 300 अंक गिर चुकी थी। फिर बताइए। भी अपने यहाँ का जो मार्केट है इतना ज़्यादा नहीं गिरा, जैसे क्रूड का रेट बढ़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी जो है कम गिरा है, नहीं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दूसरे देशों के मार्केट काफ़ी गिरे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली यही बात बताना चाह रहा कि भारत का जो है वैसे इस युद्ध से भारत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा कोई घटना किसी देश में होती है, तो ओवरऑल सभी पे असर पड़ता है। देखो अभी घटना भले ही छोटी लग रही है, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान पर कर दिया, पर अगर इन दोनों देशों में अगर तकरार बढ़ती है, तो संजीव जी आगे आप देखेंगे कि जो है ये बड़ी लड़ाई की भी शक्ल ले सकती है। भाई बड़ी लड़ाई मैंने सुना है अभी उसके कौन क्योंकि से ये लड़ाई जो है गुटबंदी में तब्दील हो जाएगी और हो सकता है कि ऊपर वाला ना करे तो कोई ज़्यादा बड़ी घटना हो जाए। भाई अभी इसराइल के भी F-16 ने कौन से मार हुँ, गिराए हैं उसने F-35। F-35 मार हुँ, गिराए हैं भाई उनने। और अभी देखो मैं बताऊं अभी जो लेटेस्ट अभी न्यूज मैंने सुनी है कि नेतान्याहू भी मतलब कहीं सेफ जगह पहुंच गए हैं मतलब अब वो खुल के नहीं आ रहे। अब वो भी क्योंकि देखिए जब आप युद्ध करते हैं तो खतरा दोनों तरफ से होता बिल्कुल। है। ऐसा नहीं कि ईरान भी कोई छोटा मोटा देश है या ऐसा कमजोर देश है ना? वो भी सक्षम है अपने आप में लड़ने में, ठीक है? लेकिन देखो इसराइल की टेक्नोलॉजी थोड़ी उससे ज्यादा है। ईरान के पास जो है साइंटिस्ट एक से एक उम्दा थे, हम्म, वो तो जो है उसके साइंटिस्ट बहुत सारे मार दिए गए, बहुत सारे को जो है अपने फ़ेवर में कर लिया गया। हम्म, वहाँ दिमाग की कमी नहीं है। इज़राइल का तो एक ऑपरेशन ही ये है कि वो जो वहाँ के जो ब्रेन को खत्म करना चाहता है, वो ऑपरेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी पुराने टाइम से चला हुआ है। इसका उनने जो ये शुरू किया है प्रोग्राम इसका भी एक नाम रखा है राइजिंग लॉयंस। राइजिंग लायन तो ये वाला प्रोग्राम है, हाँ, नहीं एक पुराना प्रोग्राम है उसका उसका जो है एक यूनिट है मोसाद की, उसका काम हाँ, ये है कि
चुन-चुन के उन साइंटिस्टों को मारना, हाँ, हाँ। जो वहाँ परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं। नहीं, आप ये देखिए ना उसकी टेक्नोलॉजी पे आप यहाँ विश्वास करिए हुँ, कि सोचिए युद्ध चलता है तो दोनों देश का सामने से चलता है। हुँ। उसने आपके घर में घुस के अंदर आके उन लोगों को मार दिया जो परमाणु हथियार बना रहे थे। देखो मोसाद की इस बात में तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि इंटेलिजेंस के मामले में उससे बेहतर कोई एजेंसी मुझे लगती नहीं है। उसके ऐसे-ऐसे कारनामे हैं कि वहाँ जो ईरान के साइंटिस्ट मारे थे, आप जब देखेंगे, सुनेंगे, तो 2 साइंटिस्ट मारे थे, एक क्वांटम फिजिक्स का था और हुँ, एक जो है, हुँ, एक भी उसी फील्ड का था। तो दोनों की कार पे मोटरसाइकिल सवारों ने मैग्नेटिक बम लगाए थे। हुँ, तो जिसमें एक तो मारे गए, एक बच गए थे। उन्होंने तुरंत कार का गेट खोल के बाहर निकल गए थे। हुँ, और वो तो है ही है, साथ में आप देखोगे इनकी कितनी लंबी वो है प्लानिंग। एक स्टक्सनेट करके एक वायरस ईरान में इन्होंने चलाया था। तो वो वायरस का काम ये था, जो यूरेनियम होता है, उसे हुँ, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। हुँ, तो इन्होंने कंप्यूटर में ऐसा वायरस डाला, जबकि वो उनके जो कंप्यूटर थे वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में थे हुँ, और वो बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। हुँ, तब भी इन्होंने जो है किसी वहाँ के कर्मचारी के थ्रू पेन ड्राइव में वायरस डाला, वो पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में लगी, हुँ, तब जाके वायरस वो इनके उसमें पहुंचा कंप्यूटर में। तो उस वायरस ने सेंट्रीफ्यूज मशीनों को खराब करना चालू कर दिया। हुँ, और प्लानिंग इनकी ऐसी थी कि वो वायरस जो है दिखाता ऐसा था, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जो मॉनिटर उसको ऑपरेटर मॉनिटर करता था, उसे ये लगता था मशीन हमारी सही काम कर रही है। हुँ। जबकि नीचे अंडरग्राउंड में या जो भी उनकी फैसिलिटी थी, वहां पे वो खराब हो चुकी थी। तो आप ये लगा के देखो, आप कब से प्लानिंग करे बैठे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी में मानूँगा कि इज़राइल बहुत आगे है। हम्म, देखिए ना अमित जी, एक चीज़ बताऊँ, आपके घर में मतलब कोई आपने चक्र बना रखा है सोचिए, है हम्म, ना? चारों तरफ से आपने एक घेरा बना रखा है। अगर उस घेरे को तोड़े बगैर कोई अंदर वाले व्यक्ति को मार जाए, जैसे हमारे महाभारत समय हम्म, चक्रव्यूह बनता था, जी जी। ठीक है? तो आप समझेंगे किस लेवल की टेक्नोलॉजी है उसकी। देखो, ये जो चक्रव्यूह है, ये ईरान के लोगों की थोड़ी सी कमी है। हुँ, ईरान में क्या है, ईरान में कई सारी कम्युनिटी हैं। हुँ, वहाँ पे मुस्लिम आबादी तो है ही, हुँ, हुँ। मुस्लिम आबादियों में भी और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं। जैसे अच्छा, वहाँ पर एक ये जो पाकिस्तान में है, बलूच लोग, बलूच। हुँ, बलूच की कुछ आबादी वहाँ भी है। अच्छा, जो सपोर्ट करते हैं इज़राइल को। इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, मतलब अच्छा। वो जो है अपनी उससे नाखुश है। हाँ, मतलब वहाँ के लोगों से अब ऐसा होता है ना जैसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हाँ, अपनी इस सरकार तरीके से से। थोड़ा-सा नाखुश हाँ, रहते हैं। दूसरा मसला थोड़ा-सा वहाँ पे उन आपसी मतभेदों का भी है, हुँ, कुछ सरकार से नाखुश रहते हैं, हुँ। तो इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है, वो उन लोगों को टारगेट करती है जो सरकार से नाखुश है। हाँ, उनको सपोर्ट में लेती है। हाँ, तो वो थोड़े-से लालच में, दबाव हुँ। में या किसी भी तरीके से जो है मोसाद में एंटर वही कर जाते वही हैं। मैं भी कहना चाह रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वही चीज़, हाँ, तो जैसे भारत में भी हमारे यहाँ जब पाकिस्तान कोई ऐसी बात करता है तो वो भारत से उन लोगों को ढूँढता है जो भारत के खिलाफ जी, हैं। जी, तो कहीं न कहीं भारत के खिलाफ ज़हर उगलते हैं। मोसाद उन लोगों को टारगेट करती है, तभी उसका नेटवर्क इतना मजबूत बना हुआ है कि वो उन लोगों के सहारे से सारी चीज़ों को पता लगा लेती है। और एक कमाल की बात देखिए ना कि किसी का अब जैसे मान लीजिए भारत में सबसे पावरफुल कौन-सी है? तो एसपीजी है, ठीक है? जो प्रधानमंत्री सिक्योरिटी जी, प्रोवाइड जी। करती है। ये हमारे एनएसजी कमांडो की बात कर लीजिए, ये हमारी रॉ की बात कर हुँ, लीजिए। अब सोचिए अगर कोई अमेरिका के एफबीआई प्रमुख को मार दे, तो कितनी बड़ी हार होगी उनकी। बिल्कुल भाई सही जो बात है। उनकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो उसके प्रमुख थे, देखो, आईआरजीसी जो है ईरान की बहुत हाँ, मतलब एक बहुत खतरनाक फौज मानी जाती सोचो है। उसके प्रमुख को मार दिया। उसके प्रमुख को मारना कोई छोटी बड़ी बात तो छोटी-बड़ी बात नहीं हाँ, है। मतलब किस छोटी-मोटी लेवल बात का नहीं है। प्लान्ड है ये सोचिए आप टेक्नोलॉजी में। जी, जी। तो कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है इज़राइल और मुझे लगता है शायद अब पीछे हटना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो हमला कल रात जो हुआ है ना, परसों हुआ वो तो हुआ, लेकिन कल रात जो हुआ है, भई, ये बहुत बड़ा हमला है। ईरान ने भी तो इज़राइल पे पलटवार किया, तो पलटवार क्या है? वो काफ़ी भारी पड़ा है इज़राइल को। इज़राइल को भारी पड़ा है, तभी तो भई अभी तक नेतन्याहू जो थे वो आराम से घूम रहे थे। हुँ। लेकिन आज वो खबर आई है लेटेस्ट अभी दोपहर कि वो भी अब सेफ ज़ोन में पहुँच गए हैं। पर देखो, ये जो है आम जनता के लिए या हुँ। पूरे वर्ल्ड के लिए जो है, दोनों की लड़ाई है बहुत तो नुकसान था भाई नुकसानदायक। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है इसकी वजह से आप समझे कच्चे तेल का एक दिन में 7.5% बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। इन्हें आपस में बैठकर बात करनी बात करनी चाहिए। चाहिए भई। ये जो है लड़ाई किसी भी चीज़ का हल तो होती नहीं है। बैठकर बात करें आपस में जो है, अगर परमाणु बमों से इतना ही चिंता है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे देश ही खत्म कर दें सब देश वहाँ। खत्म कर दें बिल्कुल। भई ये नहीं कि ईरान ही खत्म करे या हाँ, ईरान ना बनाए। भाई ऐसा थोड़ी कि अमेरिका भई जिसको चाहे वो चलाएगा। आपने बना रखे हैं, दूसरा क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल। अगर आप भी अपने बर्बाद कर दो, दूसरा भी नहीं कायदे बनाएगा। में परमाणु हथियार किसी देश को बनाने ही नहीं देने चाहिए।
देखिए क्या होता है, छोटे-छोटे देश जिनको पाकिस्तान ने आज परमाणु संपन्न देश बनवा हुँ। दिया, वो भारत के खिलाफ ही रहते हैं हमेशा। अब इस बीच में जो है एक खबर सुनने को मिली कि जो उत्तर कोरिया है, हुँ, नॉर्थ कोरिया, हुँ, वहाँ के जो किम जोंग उन है, हुँ। उन्होंने घोषणा करी कि मैं ईरान के साथ हूँ। अच्छा। हाँ, वो देखो उनका रुख हाँ, हमेशा चाइना के साथ होता है हाँ। और चाइना ईरान के साथ है। वो तो चाइना, रशिया के साथ जो है चलते हैं, तो हाँ, अब जहाँ चाइना, रशिया जाएँगे तो वहीं वहाँ वो। रहेंगे। अगर वो आदमी देखो खतरनाक है, अगर उसने कह दिया तो समझ लो कुछ तो सोच कुछ समझ के बड़ा कहा है। होगा। वो तो अमेरिका जैसे देशों से नहीं डरता तो हाँ, चाहे। वो तो भाई किसी से डरता ही नहीं, उसका फिर ट्रेन लेके चलता हाँ, है सीधे। हाँ। उनने आज तक अमेरिका की नहीं सुनी और जी, वो जी। किसी भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता। उनके अपने रूल रेगुलेशन है। उनके वो किसी सैंक्शन किसी चीज़ों को नहीं मानते। देखिए मैंने बताया ना, एक मैं ज अभी लास्ट वीडियो हम लोग बात कर रहे थे, मैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहा था उस समय, जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो हुँ, क्या होता है उसमें, ठीक है? तो हम बता रहे थे उसमें कि जब पहले क्या था, वर्ल्ड का बॉस कौन था? यूके, जी। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है? सभी देशों पे चाहे बड़े-बड़े अमेरिका तक जैसे देशों पे कब्ज़ा था उनका। ठीक है? 1920 में जब जो है ये चीज़ें बदल रही थी, तो जो है तब यूके और फ्रांस, ये जो रोमन एम्पायर था, हाँ। भई सबसे पहले अगर कोई एम्पायर मजबूत था तो रोमन एम्पायर था। उसके बाद जो यूके मजबूत हुआ, फिर 1920 में तो ये अमेरिका बनना शुरू हुआ नहीं, था तो पावर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो यूके क्या करता था, यूके गरीब देशों को पकड़ता था। मतलब कि हाँ, जहाँ थोड़ी-सी भुखमरी सी है या फिर थोड़े से कमज़ोर हैं, उन लोग को पकड़ता था। लेकिन जब वो चेंज बदलाव हुआ तो उसकी जगह आया अमेरिका। अमेरिका का सिस्टम बिल्कुल अलग था। अमेरिका ने 2 तरीके से वॉर किया। देखो संजीव जी, अमेरिका जो है, जो नेटिव अमेरिकन है ना, हुँ, वो तो आज भी गरीब है, हाँ। और जो वो ब्लैक माने जाते हैं। हुँ, जो अमेरिका, श्वेत श्वेत हाँ, अमेरिकन। हुँ, जो अमेरिका में आजकल ये जो गोरे हैं ना, हाँ। जिन्हें हम श्वेत कह रहे हैं, ये गोरे हुँ, जो हैं, ये सब यूरोप से आए हुए लोग यूरोप हैं, से आए हुए ये लोग। नेटिव अमेरिका के नहीं है। हाँ। भाई बहुत नहीं, सारी कब्ज़ा बुक, तो अब इनका ही है ना, चलता हाँ, तो इनका ही है। बहुत सारी बुक हैं, तो आप इनमें बताया गया है कि हुँ, जो ये सारे जो हैं गोरे लोग हैं, हुँ, ये सब बाहर के आए हुए हैं। हुँ। अब जो आवे सो सावे, तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं वही समझा कि जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, यूके से अमेरिका पे, यूएस पे सारी सिस्टम आया ये, तो अमेरिका ने क्या करना शुरू करा, अमेरिका ने देखा जो गरीब देश थे उन पर सीधे हमला। हुँ। उनने यूके की तरह कब्जा नहीं करा, उनने सीधे हमला हमला करके फिर वहां पूरा देश की जितनी भी पावर सेक्टर थे सब उस पर कब्जा कर लिया। और जो देश बड़े थे जिनसे टकराने में थोड़ा नुकसान अमेरिका भी हो सकता था, उस पे उनने सैंक्शन लगाने शुरू किए। उनसे लड़ा नहीं वो कभी भी। एक चीज आप ध्यान रखना, अमेरिका बहुत ही चालाक देश है। देखो छोटे देशों में एक देश ऐसा रहा जिसने अमेरिका को जो है नाक में दम हम्म, करके अमेरिका की नाक में दम करा था। उससे अमेरिका जो है पार नहीं पा पाया। अच्छा। अब वो था वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम के लोग जो है इतने देश प्रेमी थे और हम्म, इतने हिम्मत वाले थे कि वो अमेरिका को उन्होंने 17 साल युद्ध में जो हम्म, सब परेशान करके रखा। उसके बाद हार कर अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। लौटना पड़ा। तो अब जैसे जो बता रहा था, जब फिर यूके से यूएस पे आया, यूएस की अपनी टेक्नोलॉजी थी, उसने अपने तरीके से गरीब देशों पर कब्जा करा। जो बड़े देश थे उन पर सैंक्शन लगाया, ईरान तक पे सैंक्शन लगाया, बड़े-बड़े देशों भारत तक पे कोशिश करी सैंक्शन लगाने की, रूस पे लगाया सैंक्शन, मतलब किसी देश को उन्होंने छोड़ा नहीं, चाइना वाइना सब पे लगाया। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर फिर से चेंज हो रहा है, फिर से मुझे लगता है कि अब मौका मिलेगा चाइना को। चाइना जो बीआरआई टेक्नोलॉजी बताया था मैंने कि जो प्रोजेक्ट ला रहा है बीआरआई हम्म। करके, वो कहीं न कहीं उसका एक हिस्सा है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का। कहीं न कहीं वो अपने आप को बॉस बना के सबमिट करना चाह रहा है, लोगों को प्रेज़ेंट करना चाह रहा है और मुझे लगता है वो कहीं न कहीं सक्षम हो पाएगा, इसमें कारगर उसका हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। देखो ये सब जो पावर हैं आजकल, जैसे यूके है, अमेरिका हुँ, है, अगर ये 100-200 साल पुरानी है। हुँ, अगर आप 400-500 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी हुँ, देखोगे, तो सत्ता पहले भी अपने यहाँ जो है हिंदुस्तान में थी या चाइना में थी। ये जो एम्पायर हैं दोनों, हुँ, ये पुराने, अगर 1000 साल पुराना हुँ, देखोगे, आप देखोगे हम विश्वगुरु हुआ करते थे, हुँ। सुपर पावर हुआ करते थे। तो टाइम का फेर है, बदलती रहती है, आज हमारे पास है, कल उनके पास है, कल उनके पास थी, आज हमारे पास है। नहीं, मैं एक चीज़ तो समझ आने वाले टाइम में जो है हुँ, फिर पावर खिसक के वो इधर साउथ एशिया में ही आने वाली है। नहीं, मैं ना एक चीज़ समझता हूँ, जैसे जितने भी ये मिडल ईस्ट के देश हैं या फिर जितने भी यूके, यूएस, किसी देश की बात करें आप, हुँ, इन देश का एक सिस्टम मेरे को क्लियर होता है। ये अपने देश के भले के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। ये पहले लड़ना चाहते हैं, मतलब जैसे मान लो मैं हुँ, 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे भारत-पाकिस्तान हमेशा से विवाद चलता रहता है। कभी 1947 के बाद से कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भारत पहले लड़ने पहुँचा हो। भारत ने पहले हमला करा हो। क्योंकि जिस दिन भारत ने पहले हमला करने की सोच ली ना, उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देश जो हैं हमेशा शुरुआत करते हैं, ये दोस्त
अपने देश के फायदे के लिए दूसरे देशों पे कब्जा करते हैं, दूसरे देशों को दबाते हैं, उस पे सैंक्शन लगाते हैं। देखो संजीव जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का हम ज़िक्र करते हैं बार-बार, आम पब्लिक को लगता भी यही है कि पाकिस्तान हमला करता है। पाकिस्तान कोई हमला नहीं करता, पाकिस्तान का अपने आप में कोई वो वजूद नहीं है। नहीं, हमला मतलब एट लीस्ट क्या ना, वो पाकिस्तान सपोर्ट बेस है किसी देश का। पाकिस्तान तो सिर्फ़ अमेरिका की एक तरीके से प्रॉक्सी समझो। अमेरिका ने कह दिया फ़ोन करके, हाँ भई आज आसिम मुनीर फलाँ जगह हमला होना है, तो आसिम मुनीर तैयार हो पहुँच जाते तो हैं। गए वो। हाँ, आसिम मुनीर को बुला लिया, बस हो सकता है डाँट लगे, फटकार लगे, क्या हो उन पे जो है। हाँ, भई अब अभी देखो न्यूज़ एक में तो आजकल ये भी चर्चा चल रही है, जो वहाँ पे हमारी सेना ने जो हमला किया था, हाँ, क्या नाम था उसका? खान कौन सा शेर खान था, कौन सा था वो ऐसे कुछ? एयरबेस नूर खान बेस। नूर खान एयरबेस में ये हाँ, यूट्यूब पे ये चर्चाएँ चल रही हैं कि वहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी को घुसने नहीं दिया जाता है, वो जो है अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका के कंट्रोल में। ये हाँ, मैंने भी सुना था। देखिए अमेरिका कुछ देशों में आज भी घुसा हुआ है। बांग्लादेश, जी। तालिबान, पाकिस्तान, ठीक है? भई जहाँ जिस देश में अपनी आर्मी को नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो क्या आलम होगा क्या वहाँ पे? आलम होगा? तो कहीं न कहीं देखिए एक चीज़ मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो भारत ने उनके फाइटर गिराए थे पहले भी, अब भी हुँ, उन पे जो उनके सारे जितने भी वो उनके जेट होते हैं, वो नेस्तनाबूद कर देते हैं भारत, उसमें अमेरिका और चाइना दोनों की गिरफ्त भी होती है, बिल्कुल। कहीं न कहीं। क्योंकि देखिए, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी देता है किसी को इसलिए कि मैं देखो सुपर पावर हूँ। चाइना जो है, चाइना तो अपने हथियार लोगों को इस वजह से दे रहा है कि चाइना की एक रणनीति है। पता है क्या? हुँ, चाइना भी नया-नया अमीर बना है, हुँ, नई-नई टेक्नोलॉजी आई है उसके पास। जैसे रसिया और अमेरिका है, इनके पास कई पहले साल से। पहले से हुँ, बहुत पुरानी हुँ, तकनीक चली आ रही है। हुँ, पर रसिया ने अभी-अभी हथियार बनाने चालू करे हैं। हुँ, तो वो तो एक तरीके से टेस्टिंग फेज़ में है। हुँ, उसने जो पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वो चल के पता चल जाएँगे कि काम कर रहे हैं काम या कर नहीं रहे कर हैं कि रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सही बात है। और जो हथियार उसने देख लिए हैं एडवांस में, हाँ, मतलब उनका जो है पता कर लिया कि हाँ, भई ये अच्छे हैं, हुँ, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए भी नहीं हैं। दिए भी नहीं। वो बिल्कुल अपने सही। एडवांस हथियार पाकिस्तान को नहीं देना चाहता है। हुँ, पाकिस्तान को तो उन्होंने वो दिए हैं कि हाँ, पता चल जाए भई काम करेगा या नहीं करेगा। काम सही कर बात गया है। तो सही है, हम हुँ, उसमें और बदलाव कर लेंगे, नहीं करा तो जो है पाकिस्तान मरेगा। और इसमें मुझे लगता है हर बार उनकी किरकिरी होती है जो भी उन्हें देता है क्योंकि भारत के पता नहीं सैनिकों में क्या जज़्बा है कि वो उनकी नई-नई टेक्नोलॉज़ी के और पुरानी टेक्नोलॉज़ी गिरा देते हैं समझिए आप। मतलब बहुत बड़ी बात है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि आगे भी ऐसा ही होता हुआ आया है और हाँ, ये देश इसीलिए परेशान है। लेकिन क्या है कि भारत को थोड़ा-सा ना अपना जो रवैया है वो चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों का शुरू से ही रवैया वो डिफेंसिव रहा है। हमें डिफेंड वाला छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम डिफेंड वाला नहीं छोड़ेंगे ना, देखो तब एक तक तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें ये अपनी रणनीति थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी बदलाव कि करना हम पड़ेगा। जो है अपना बचाव करें। हुँ, बचाव क्या होता है? हमेशा हम अपना बचाव करते हैं भई केवल। बचाव क्या होता है? हाँ, अगर तुमने बचाव 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, चौथी बार अगर कोई आता है तुम पे हमला बस करने, तो उसे ऐसा जवाब दो कि अगली बार वो आ ही ना पाए। भई हम ये कहते हैं कि आप ऐसा ना करें कि देश खत्म हो कोई, ठीक है? बहुत बड़ी बात। लेकिन उसको जवाब कम से कम एट लीस्ट इतना दिया जाए कि हाँ, वो आने के बाद दोबारा सोचे, अगली बार जो है हमला करने की कोशिश ना करे, या कोशिश ना करे। सोचे, मतलब 10 बार सोचे। हाँ, या दूसरे देश जो भी उसे सपोर्ट करें वो उनसे कहें भाई साहब मेरे बस की नहीं है, जी, जी। मुझे अपने लोग मरवाने नहीं है। या वहाँ की सेना ही वहाँ का विरोध कर दे। देखिए कहीं भी अगर 2 चीज़ें होती है ना, अगर सेना मतलब जो देश का प्रमुख है, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अगर वो ऐसे फैसले ले रहा है जिससे वहाँ के लोगों का अहित हो रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ की सेना, वहाँ की पब्लिक विद्रोह कर देती है। देखो संजीव ऐसा जी, होता नहीं वो होता है? जो है एक ऐड आती है कोल्ड ड्रिंक की, बोले हुँ। डर सबको लगता है, गला हाँ, सबका हाँ, हाँ, सूखता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे आस-पास के जो देश हैं, डर उन्हें भी लगता है, वो बिल्कुल चाहे लगता है। छोटे हों या बड़े हों। हुँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता है। सही बात है। भई लोग उनके भी मारे जाते हैं, बिल्कुल नुकसान सही बात उनका भी होता है। है। हुँ। पर ये कि बाहर की चढ़ाई में वो जो है हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, तो ये गलत बात है उनकी। यही सही बात है बिल्कुल और मुझे लगता है देखिए इन सब चीज़ों से किसी का भला भी नहीं है। जब तक ये सारी चीज़ें ग्लोबली बिल्कुल बंद नहीं होंगी, जब तक परमाणु पे बिल्कुल बैन नहीं लगेगा, तब तक ये विरोध, ये जोर आज़माइश, ये ताकत दिखावा, ये सब चीज़ चलती रहेगी। देखो एक ऐसी डॉक्ट्रिन बननी चाहिए सारे देशों के लिए, हुँ, अगर परमाणु बम हो तो हर एक देश के पास हो, और नहीं तो किसी के पास ना हो। क्योंकि ये समझ लीजिए ये तो वाली बात होगी कि मेरे पास लंबा लठ है तो मैं सबको डरा के क्योंकि रखूँगा। इज़राइल ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, एटम बम बिल्कुल नहीं बनाने देंगे किसी हाल में भी, चाहे तो हमें भई इसके लिए कुछ भी करना पड़ तुम जाए। भी अपने डिस्ट्रॉय हाँ, करो अब ना। देखिए वही वाली हा हम क्योंकि हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसे इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमारे विरोध में, हुँ, है ना? तो उसके लिए तो हमारे लिए तो दोनों एक जैसी स्थिति है। भाई भई यही बात हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, और क्या। भाई यही बात हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि ईरान उसको सपोर्ट ना करे, है ना? तो ये देखो तो सब चीज़ दोनों तरफ है। पाकिस्तान ने तो जो है अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा। हुँ,
भाई पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ही तो ये परमाणु बम की टेक्नोलॉजी ईरान को दी ईरान थी। को दी, ईरान पे थोड़ी थी कुछ हाँ, भी। और अमेरिका अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी। हुँ, कहीं न कहीं ये चेन है हुँ। पूरी, जो एक दूसरे दूसरे देशों को जोड़े पड़ी है, ठीक अब है? वही आज जो है इनके गले की फांस बनी पड़ी है अमेरिका इजराइल की। वही सारी चीज़ें होनी है। तो देखिए ये बहुत बड़ा इस समय जो युद्ध का माहौल चल रहा है और मुझे लगता है कहीं न कहीं परमाणु हमले के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है बिल्कुल देश। और मुझे हाँ, लगता देखो है कि अगर इन दोनों देशों में लड़ाई चलती है, हाँ, लंबी खिंचती है तो कहीं न कहीं जो है हम जो है तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा जा ही सकते हैं। सकते हैं क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है ना कि अगर ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, तो आगे चल के मुझे लगता है किसी न किसी और देश की भी हाँ, एंट्री इसमें ज़रूर क्योंकि होगी। ईरान ऐसा देश नहीं है जैसे बाकी देश थे। हाँ, मतलब छोटा-मोटा देश नहीं है कि हाँ, इस टाइप से कि कोई भी थप्पड़ मार के बिठा दे उसको। भई हथियार उसके पास भी हैं, हाँ, तकनीक उसके पास भी है तकनीक भी है, पैसा भी और है। दूसरा उसके पास और देशों का सपोर्ट, बड़े-बड़े देशों का रवि जी, सपोर्ट भी है। सपोर्ट भी है। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि एक वो देश है जैसे मान लें हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक व्यक्ति बोलता है इसमें पावर नहीं है, लेकिन उसका पैसा है ना? उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन देशों का सपोर्ट उसे रहता है हमेशा। अब उसपे ऑयल है, हुँ। ऑयल की बेसिस पे रूस का सपोर्ट है उसे, चाइना का सपोर्ट है उसे। जी, जी। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब इधर इज़राइल को अमेरिका का सपोर्ट है। देखिए, हालाँकि अमेरिका जो है जब भी किसी छोटे देश से ऐसा कुछ होता है, उसके मुकाबले तो अमेरिका के मुकाबले ईरान छोटा ही है। हाँ। तो वो खुल के आया था। देखिए, जब ये बात रूस और यूक्रेन की हुई, झगड़ा हुआ, तो अमेरिका खुल के भले ही आया, लेकिन रूस से लड़ा नहीं। नहीं लड़ेगा तो वो किसी से नहीं, हाँ, उसे पता है कि अगर मैं एक बार लड़ गया तो जो मेरे ऊपर सुपर पावर का ताज है वो छिन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। छिन क्यों जाएगा? क्योंकि नुकसान दोनों का ही होता है भाई, हुँ, छोटा लड़ेगा तब भी नुकसान होगा, बड़ा लड़ेगा तब भी नुकसान ही क्योंकि होगा। देखिए इज़राइल ने तो आपातकाल की घोषणा कर दी है, उसने हुँ। अपने सारे दूतावास बिल्कुल बंद कर और दिए हैं। दूसरा वो हथियार बना था बेचने के लिए, अब हाँ। खुद ही इस्तेमाल कर लेगा तो फिर बताओ क्या कहाँ से जो है वो हाँ, क्योंकि प्रॉफ़िट अपनी कमा पाएगा। दुकान से बनाई हुई मिठाई खुद नहीं खाई जाती हाँ, तो वही है ना? हिसाब अमेरिका का है, अब वो तो लड़ेगा ये या है, हथियार बेचेगा? देखिए काफ़ी इसका ग्लोबली असर पड़ना है और मार्केट को नुकसान तो पहुँचेगा ही, लेकिन देखिए मैं जो आपको एक गुड न्यूज़ जो बता रहा था कि भारत के लिए, भारत का मार्केट काफ़ी पॉज़िटिव है और आप देखेंगे भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है, जी। वो 2.8 आ गया। हमने 3 का एक्सपेक्ट किया था, वो 3 से भी नीचे आ गया, जी, जी। 2.8 आ गया और भारत की जीडीपी भी दिन-ब-दिन बढ़ रही है और ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, महँगाई दर कम हुई है। कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव है ये क्योंकि आप देखेंगे भारत के जितने भी इंडेक्स थे, जो गिरे हुए थे लगभग सब रिकवर कर चुके हैं, इक्विटी भी लगभग रिकवर कर चुके हैं। आगे चल के मार्केट एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा और मुझे लगता है ये साल एक दोबारा से आरबीआई की फिर से एक कट आएगा ज़रूर। हुँ। अभी जो आया था वो 40 पॉइंट का आया था, लेकिन मुझे लगता है इस साल के अंत तक एक 25 पॉइंट का हो रहा है। और आएगा कट और अगर वो कट आता है तो भारत की मार्केट को एक पंख लग जाएँगे। ठीक है? इससे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा भारतीय मार्केट को, तो ये गुड न्यूज़ है भारतीय मार्केट के लिए। जहाँ बाकी देश सर्वाइव नहीं कर पा रहे सही से, परेशान हैं, डेली कोई ना कोई स्थिति उनके सामने खड़ी हो जा रही है, भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारत का मार्केट अच्छा चले और ये सारे युद्ध जो है, ये बंद हों क्योंकि इनसे किसी भी देश का नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाह रहे थे, वो आप तक पहुँची होगी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर करें और जो वीडियो में नए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।